देश के कई सीमावर्ती राज्यों में बॉर्डर इलाके से घुसपैठ होती है, फिर ये घुसपैठिए सीमावर्ती राज्यों से दिल्ली सहित अन्य इलाकों में भी फैल जाते हैं। दिल्ली में अवैध रूप से बसे रोहिंग्याओं का ताजा विवाद इसका एक उदाहरण भर है। खास बात यह है कि अपने ही देश की राजनीतिक पार्टियां और नेता इन घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर इनका इस्तेमाल करते हैं और सत्ता हासिल करते हैं। लेकिन अब इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर गृह मंत्रालय सख्त एक्शन लेने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के बॉर्डर इलाकों में हो रहे जनसंख्या परिवर्तन पर सख्त रुख अपनाने की बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि यह पुलिस महानिदेशकों डीजीपी की जिम्मेदारी है कि वे अपने राज्यों में खासकर सीमावर्ती जिलों में भी सभी तरह की तकनीकी और रणनीतिक जानकारी हासिल करें। इसमें खासकर पश्चिमी बंगाल, बिहार और झारखंड के पुलिस प्रमुखों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि यूपी और असम के ऐसे इलाकों में अचानक से साल 2011 के बाद 32% मुस्लिम बढ़ गए, जबकि पूरे राज्य में मिलाकर ये दर 10 से 15% की है। इसमें सीमावर्ती इलाकों में मुस्लिम आबादी 20% तेजी से बढ़ी है और साथ ही इनके मजहबी स्थलों की गिनती में भी वृद्धि देखी गई है। नेपाल और बांग्लादेश से लगे इलाकों में भी ये बदलाव देखा जा रहा है। इसीलिए मांग की गई है कि बीएसएफ के अधिकतर क्षेत्र को 50 किलोमीटर से बढ़ाकर 100 किलोमीटर किया जाए ताकि इन्हें जांच में आसानी हो। वहीं यूपी और असम से पहले राजस्थान में भी अचानक से मुस्लिम आबादी में हुई वृद्धि सुरक्षा एजेंसियों की चिंता का कारण बनी थी। बीएसएफ की रिपोर्ट में सामने आया था कि राजस्थान के इलाकों में हुआ जनसांख्यिकी बदलाव में अजीब सा फर्क था। जहां बाकी समुदाय के लोगों में केवल 8 से 10% आबादी बढ़ी मिली थी, वहीं मुस्लिमों की जनसंख्या 20 से 25% तेजी से बढ़ी थी। वहीं गृह मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से न केवल देश की आंतरिक सुरक्षा पर जोर दिया है, बल्कि चुनौतियों का सामना करने के लिए तंत्र को भी मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि राज्यों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। आंतरिक सुरक्षा के मामले में सरकार को बड़ी सफलताएं हासिल हुई हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी गिटों से डील करना शामिल है। साथ ही बजटीय आवंटन बढ़ाया गया है और तकनीक के अधिकतम इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि पीएम मोदी 2014 से डीजीपी कॉन्फ्रेंस के नेचर में बदलाव लेकर आए हैं। हम यह देखते हैं कि इन बैठकों में कई समस्याओं का समाधान हासिल होता है। देश में पहली बार राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली के रूप में एक प्रणाली विकसित की गई है और इसे जमीनी स्तर पर पहुंचाने की जरूरत है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति एनएसएस सम्मेलन 2022 को संबोधित करते हुए शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि देश और युवाओं के भविष्य को लेकर लड़ाई मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीजीपी कॉन्फ्रेंस की रूपरेखा बदल दी है, जिसके बाद आंतरिक सुरक्षा की मजबूती और नई चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली सरकार के एक्साइज घोटाले की परतें खुलनी शुरू हुई तो इसकी जड़ें सीधे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तक जा पहुंची और सीबीआई की उनके घर पर रेड हो गई। सिसोदिया के घर जांच एजेंसी को एक्साइज ड्यूटी से जुड़े कुछ गोपनीय डॉक्यूमेंट तो हाथ लगे ही, साथ ही सिसोदिया के लिए कुछ ऐसे सवाल भी सीबीआई ने तैयार कर रखे हैं जो उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति के मामले में सीबीआई की जांच कुछ बड़े सवालों पर केंद्रित रहेगी। इसमें दिल्ली में ड्राई डे की संख्या कम क्यों की गई, विदेशी शराब पर कितना लाभ कमाया गया और उपराज्यपाल की राय लिए बिना विवादित नीति को क्यों बढ़ाया गया, ये सब कुछ प्रमुख सवाल रहेंगे। सूत्रों के अनुसार सीबीआई अपनी प्राथमिकी में दिल्ली सरकार द्वारा विदेशी शराब के मामले में इंपोर्ट पास फीस और लाभ मार्जिन की जांच करने जा रही है, क्योंकि आबकारी नीति को अवैध ढंग से बढ़ाने से सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। वहीं कुछ अधिकारियों ने कहा कि जांच में इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि आबकारी विभाग के अधिकारियों ने नीति को फिर से जारी करने के आदेश से पहले मंत्रिपरिषद की मंजूरी क्यों ली, लेकिन उपराज्यपाल की राय नहीं ली गई। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि आबकारी नीति को लागू करने के लिए कुछ फास्ट ट्रैक रूट का पालन किया गया था जो नियमों के दायरे में नहीं था। सिसोदिया और अन्य लोगों पर टेंडर दिए जाने के बाद शराब का लाइसेंस लेने वालों को अनुचित वित्तीय लाभ देने का आरोप लगाया गया है, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। आबकारी विभाग ने कथित तौर पर कोविड-19 का हवाला देते हुए लाइसेंसधारियों को निविदा लाइसेंस शुल्क पर 144.36 करोड़ रुपए की छूट दी थी। यह भी आरोप लगाया गया है कि सरकार ने हवाई अड्डा क्षेत्र के लाइसेंस के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले को 30 करोड़ रुपए की बयाना राशि तब वापस कर दी जब वो हवाई अड्डा अधिकारियों से एनओसी प्राप्त करने तक में विफल रहा। वहीं इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर एलजीवी सक्सेना की पहल पर की गई, जिन्होंने नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों को लेकर आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। गौरतलब है कि विशेषज्ञ समिति की एक रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई आबकारी नीति 2021-22 को पिछले साल 17 नवंबर से लागू किया गया था। इसके तहत बोली लगाने वालों को शहर भर में 32 क्षेत्रों में विभाजित 849 दुकानों के लिए खुदरा लाइसेंस जारी किए गए थे। इसके कई प्रावधानों जैसे ड्राई डे की संख्या को सालाना 21 से घटाकर 3 करना, खुदरा शराब की बिक्री से सरकार का बाहर निकलना, होटल रेस्तरां में बार को सुबह 3 बजे तक खुला रहने की अनुमति और खुदरा लाइसेंसधारियों को पेशकश करने के लिए आबकारी विभाग द्वारा शराब पर छूट व स्कीमों को लागू करने को लेकर विवाद है। बता दें कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के आवास सहित दिल्ली एनसीआर में 10 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।
पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले की तर्ज पर ही पशु तस्करी घोटाले में भी हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जिस तरह ईडी की जांच में पार्थ चटर्जी के पास अकूत संपत्ति मिली थी, उसी तरह पशु तस्करी घोटाले में गिरफ्तार अनव्रत मंडल के पास भी संपत्ति मिल रही है। दरअसल सीबीआई की टीम अनव्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल की बोलपुर स्थित भोले बम राइस मिल में छापेमारी करने के लिए पहुंची तो उसे यहां से कई महंगी कारों का जखीरा मिला। इसके अलावा सीबीआई की टीम ने कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए हैं। कहा जा रहा है कि कई कीमती कारें राइस मिल में छुपा के रखी गई थी। वहीं बताया जा रहा है कि जब राइस मिल में छापेमारी करने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची तब उसे घुसने से रोक दिया गया। सीबीआई की टीम को देखते ही मिल का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया गया। अंदर कर्मचारियों की मौजूदगी थी और बाहर से बार बार सीबीआई के अधिकारियों ने आवाज लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया। सीबीआई के अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर दरवाजा नहीं खुला तो तोड़ दिया जाएगा। तब बाद में बहुत जद्दोजहद के बाद दरवाजा खोल दिया गया। खास बात यह है कि सुरक्षा के लिए सीबीआई की टीम के साथ अर्धसैनिक बलों के जवान मौजूद थे। करीब 40 मिनट तक केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को बाहर खड़ा रहना पड़ा। इसके बाद दरवाजा खोला गया। यह भी आरोप है कि जब सीबीआई के अधिकारी राइस मिल के अंदर घुस रहे थे तब भी उन्हें रोका गया। इसके बाद सीबीआई की टीम ने मिल में तलाशी अभियान चलाया। वहीं जांच में यह भी पता चला है कि अनव्रत मंडल ने अपनी पत्नी के बैंक खाते से गैर कानूनी तरीके से रुपए स्थानांतरित करने के लिए बैंक अधिकारियों पर भी दबाव बनाया था। दरअसल बीरभूम जिले के बोलपुर में स्थित एक सरकारी बैंक में मंडल की पत्नी छवि मंडल के नाम से एक चालू खाते में 55 लाख रुपए जमा है, लेकिन इस खाते का कोई नॉमिनी नहीं था। 20 दिसंबर 2020 में छवि के निधन के बाद अनव्रत ने बैंक अधिकारियों पर दूसरे खाते में रुपए स्थानांतरित करने के लिए काफी दबाव बनाया था तथा अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था। हालांकि बैंक ने ऐसा नहीं किया। अनव्रत और उनके रिश्तेदारों के पास से 17 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट जब्त किए जाने के बाद बैंक अधिकारियों से पूछताछ में इसका खुलासा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस का एक और झूठ उजागर हो गया और राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में ही पार्टी की फजीहत हो गई। दरअसल बीते जून के महीने में केरल के वायनाड में राहुल गांधी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई थी। तब कांग्रेस ने जमकर हंगामा काटा था और राज्य में सत्तासीन सीपीआईएम के छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया था। उस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि कांग्रेस ने एक झूठी कहानी गढ़ी थी। पुलिस के मुताबिक असल में यह तोड़फोड़ एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने नहीं बल्कि कांग्रेस के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने ही की थी। पुलिस ने इस मामले में 4 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इसमें राहुल गांधी का पीए भी शामिल है। हालांकि अभी तक कांग्रेस या फिर राहुल गांधी ने इस कार्रवाई पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। गौरतलब है कि बीते 24 जून को कुछ लोगों ने वायनाड में राहुल गांधी के दफ्तर पर हमला कर दिया था। दरअसल कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। उस फैसले में स्पष्ट कर दिया गया कि संरक्षित वनों, वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास का 1 किलोमीटर वाला पूरा इलाका पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र रहने वाला है। लेकिन केरल में विवाद इस बात को लेकर रहा कि अगर ये नियम पूरी सख्ती से लागू कर दिया जाता है तो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में रह रहे लोगों का क्या होगा, वे कहां पर जाएंगे। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। फिर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इसी बात को लेकर एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने राहुल के दफ्तर में तोड़फोड़ की थी। लेकिन कांग्रेस के इन आरोपों को पुलिस ने ही खारिज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक असल में यह तोड़फोड़ एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने नहीं बल्कि कांग्रेस के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने की थी। अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा राज्य की सियासत में बड़ा विवाद बन सकता है। वहीं राहुल गांधी के दफ्तर पर जब हमला हुआ था तब उसका एक वीडियो काफी वायरल रहा। उस वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी ऑफिस की खिड़की की तरफ से अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। उनकी तरफ से ऑफिस के अंदर तोड़फोड़ भी की गई, जिस वजह से महात्मा गांधी का फोटो फ्रेम भी टूट गया। तब कांग्रेस ने एसएफआई पर आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस ने इस पूरे विवाद को अलग ही मोड़ दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली की कथित कट्टर ईमानदार सरकार की ईमानदारी की पूरी पोलपट्टी अब आम जनता के सामने आ रही है। पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन सलाखों के पीछे गए केजरीवाल सरकार के कई अधिकारी जांच में फंसे और अब सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी करके बड़ी कार्रवाई की है। मनीष सिसोदिया के आवास सहित 21 स्थानों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में मनीष सिसोदिया सहित 15 अन्य आरोपियों के नाम भी शामिल किए हैं, लेकिन इस मामले में सीबीआई की दर्ज एफआईआर में मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपित बनाया गया है। आरोपितों में आबकारी विभाग के अधिकारियों, शराब कंपनी के अधिकारियों, डीलरों के साथ साथ अज्ञात सिविल सेवक, सर्वेंट और निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं। वहीं सिसोदिया के साथ साथ अन्य आरोपितों के यहाँ भी रेड डाली जा रही है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं जो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि जांच एजेंसी को मनीष सिसोदिया के घर पर आबकारी विभाग के कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो किसी अधिकारी या मंत्री के घर पर नहीं होने चाहिए। सीबीआई अभी ये नहीं बता रही है कि आखिर ये दस्तावेज कौन से हैं, लेकिन पूरी जांच में ये एक बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है। वहीं दिल्ली के आबकारी आयुक्त रह चुके आईएएस ए गोपीकृष्ण, दिल्ली के आबकारी उप आयुक्त आईएएस आनंद तिवारी और सहायक आबकारी आयुक्त पंकज भटनागर के घर पर भी रेड हुई है।
इन तीनों के तार दिल्ली के आबकारी घोटाले से जुड़े बताए जा रहे हैं। सीबीआई ने इस मामले में 7 राज्यों के 21 ठिकानों पर छापेमारी की है। गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड अभी भी चल रही है। इसमें उनके अपने घर और सरकारी आवास भी शामिल हैं। सीबीआई उनके घर का एक एक कोना छान रही है, यहां तक कि उनकी कार की भी तलाशी ली गई है। मनीष सिसोदिया के मोबाइल और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान को जब्त कर लिया गया है। बता दें कि सीबीआई जांच की सिफारिश दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर की थी। मनीष सिसोदिया पर दिल्ली की नई आबकारी नीति में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया गया है। मुख्य सचिव ने 2 महीने पहले अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में जीएनसीटीडी एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 के नियमों का उल्लंघन पाया गया था। सिसोदिया पर आरोप तो ये भी लगा है कि कोरोना के बहाने लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई। टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ किए गए। हालांकि मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली में शराब की नदियां बहाकर माल बटोरने की कोशिश कर रहे केजरीवाल एंड कंपनी के सारे मंसूबे तो धरे के धरे रह गए और इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल के खास मनीष सिसोदिया बुरी तरह से फंस गए। एलजी की सिफारिश के बाद सुबह सवेरे सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर आ धमकी। सीबीआई की टीम को देखते ही मनीष सिसोदिया के हाथ पांव फूल गए। आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया, दिल्ली एक्साइज कमिश्नर आरओ गोपी कृष्णा के आवास समेत 21 ठिकानों पर जांच पड़ताल कर रही है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर सीबीआई की छापेमारी की जानकारी दी, लेकिन इस काम में सिसोदिया ने चालाकी दिखाने की कोशिश की। सिसोदिया ने लिखा कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया। सिसोदिया ने कहा कि जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके। अभी तक मुझ पर कई केस किए लेकिन कुछ नहीं निकला, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हैं, इसलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और शिक्षा मंत्री को पकड़ा गया ताकि शिक्षा स्वास्थ्य के अच्छे काम को रोके जा सके। हम दोनों के ऊपर झूठे आरोप हैं, कोर्ट में सच सामने आ जाएगा। दरअसल ईडी ने पिछले दिनों मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। सीबीआई की छापेमारी से बौखलाए सिसोदिया के ट्वीट से साफ है कि सिसोदिया ने अपनी लूट नीति को शिक्षा से जोड़ने की कोशिश की है। सिसोदिया ने जिस अंदाज में ट्वीट किया उससे तो यह लगता है कि दिल्ली की नई शराब नीति और शिक्षा व्यवस्था के बीच गहरा नाता है और सिसोदिया के गोलमाल को पकड़ना शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने वाला कदम है। अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया अपना बचाव इसी सियासी खेल के सहारे करने में जुटे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि शराब का शिक्षा से कोई नाता नहीं है। नई एक्साइज नीति के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप है। लाइसेंस देने के नियमों की अनदेखी की गई। टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ किए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफ की गई। रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया। आरोप है कि नई आबकारी नीति के तहत उठाए गए कदमों से राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा है और यह नई नीति शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लाई गई। मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद की जा रही है, जिससे साफ तौर पर मनीष सिसोदिया की भूमिका को संदिग्ध बताया गया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि सीबीआई का स्वागत है, पूरा सहयोग करेंगे। पहले भी कई जांच रेड हुई, कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ नहीं निकलेगा। जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उस दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेजी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी के दौरान सीबीआई के हाथ कई महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। सीबीआई ने कई दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर लिया है। माना जा रहा है कि अब मनीष सिसोदिया को सीबीआई किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को दूसरा रंग देने में जुटे हैं। खालिस्तान समर्थक को पैसा खिलाकर न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में सिसोदिया की तारीफ में कसीदे छपवाने का मामला तो खुल ही गया है, जिसके सहारे अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी भोंपू सेना सिसोदिया का बचाव कर रही थी। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि न्यूयॉर्क टाइम्स के जिस स्कूल की तस्वीर छपी है वह दिल्ली के सरकारी स्कूल की नहीं
बल्कि प्राइवेट स्कूल की है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने दावा किया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर पेड न्यूज है। उन्होंने यह भी कहा, इस खबर में छपी एक फोटो सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल का है। कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट में लिखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में पैसे देकर खबर तो छपवा ली, पर झूठ और चोरी की आदत नहीं गई। ये फोटो दिल्ली के सरकारी स्कूल की नहीं बल्कि मयूर विहार के मदर मैरी स्कूल की है। इससे पहले कपिल मिश्रा ने इस खबर को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के दावे का खंडन किया था। उन्होंने कहा था, एक है आज का न्यूयॉर्क टाइम्स और एक है खलीज टाइम्स, दोनों में एक ही दिन एक जैसी खबर, एक ही जैसी फोटो, ये पेड न्यूज है। पैसे देकर छपवाए गए लेख, केजरीवाल की चोरी और झूठ दोनों पकड़े गए। इस बीच भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। वर्मा ने कहा कि अगर केजरीवाल ने यह विभाग अपने पास रखा होता तो आज वो जेल जाते। वर्मा ने यह भी कहा कि इस मामले के लिंक तेलंगाना से जुड़े हुए हैं। इसमें 10 से 15 प्राइवेट प्लेयर्स भी शामिल हैं। सिसोदिया कहां-कहां गए, किस-किस से मिले, इसकी पूरी जानकारी है। अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के छापे की खबर सामने आने के बाद ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेजी। सीबीआई का स्वागत है। पहले भी कई जांच रेड हुई, कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ भी नहीं निकलेगा। केजरीवाल और सिसोदिया देश में भी झूठ बेच रहे हैं और विदेश में भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।